मैं रजनीश कुमार सिंह, प्रवक्ता, अभिनव विद्यालय तेरही, आजमगढ़, आपका इस वर्चुअल क्लास में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और ई ज्ञान गंगा परियोजना के तहत प्रसारित इस वर्चुअल क्लास में हम आज कक्षा 12 के भूगोल विषय की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से मानव विकास नामक अध्याय के दूसरे भाग को लेकर के यहाँ प्रस्तुत हैं और इसका अध्ययन हम करेंगे। बच्चों, आपने अभी तक इसके प्रथम भाग का प्रसारण जो देखा था उसके तहत आपने पढ़ा था वृद्धि और विकास की संकल्पनाएं क्या हैं, आर्थिक विकास बनाम मानव विकास की अवधारणा, सार्थक जीवन की संकल्पना, मानव विकास के आधार और मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण उपागमों पर अध्ययन किया था। अब आइए इस अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि मानव विकास का मापन कैसे करेंगे, मानव विकास सूचकांक क्या होता है और कुछ अन्य प्रचलित सूचकांकों की भी चर्चा की जाएगी। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं भी देखी जाएंगी। उसी तरह से HDI में भारत और उसकी पड़ोसी देशों की स्थिति भी देखी जाएगी और इस प्रकार हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है मानव विकास सूचकांक की। तो मानव विकास का मापन करने का प्रयास विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने किया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक उप इकाई है। मानव विकास का मापन 1990 से प्रतिवर्ष UNDP, मैं यहाँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बजाय UNDP शब्द का ही प्रयोग करूँगा, तो 1990 से UNDP मानव विकास को मापने का प्रयास कर रहा है। और UNDP ने स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे 3 महत्वपूर्ण आधारों के आधार पर, उनमें देशों का जैसा भी प्रदर्शन होता है उसके आधार पर देशों का उनको स्कोर देना प्रारंभ किया कि किस देश ने शिक्षा में कैसा प्रयास किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा प्रयास किया है और लोगों को संसाधनों तक पहुंच के योग्य बनाने के संदर्भ में किस देश ने क्या प्रयास किया है। और जैसा उनका प्रदर्शन रहा है, यानी उन देशों के प्रयासों का जो परिणाम रहा है, उसके आधार पर उनको कुछ स्कोर दिया जाने लगा और UNDP ने दिया। और इस स्कोर के आधार पर दुनिया के सारे देशों का क्रम तैयार करता है UNDP प्रतिवर्ष, जिसको मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो प्रतिवर्ष UNDP HDR यानी मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करता है, जिसमें दुनिया के सारे देशों को स्कोर देते हुए उनको 1 से लेकर के अंतिम क्रम तक उनको रैंकिंग प्रदान करता है। यही है मानव विकास के मापन का प्रयास। कुछ सूचकांक जो रैंकिंग प्रदान की जाती है, उसके लिए जो स्कोर दिया जाता है, उसके लिए कुछ निश्चित सूचकांकों का प्रयोग करता है। आइए देखते हैं कि UNDP किस प्रकार जो है सूचकांक का प्रयोग करता है। तो HDI की गणना करने के लिए UNDP 3 चरों के आधार पर निष्पादन देखता है। जो चर है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। इसके लिए क्या सूचक लेता है वो? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी स्वास्थ्य के लिए जब स्वास्थ्य नामक चर की जब गणना करेगा तो जीवन के समय जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखता है। उसी तरह जब शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करेगा या देशों का प्रदर्शन देखेगा तो वो देखेगा प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में क्या उपलब्धियां उस देश ने अर्जित की हैं। उसी तरह से संसाधनों तक पहुंच का जब वो अध्ययन करेगा या उनका निष्पादन देखेगा तो वह यह देखेगा कि प्रति व्यक्ति आय उसको अमेरिकी डॉलर्स में कन्वर्ट करके वो देखेगा कि प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में उस देश ने क्या हासिल किया है। और इन तीनों चीज़ों को यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को 1/3, 1/3 और 1/3 का वेटेज, भार का मतलब यहाँ वेटेज, सबको समान महत्व 1/3, 1/3 का दे करके वो HDI की गणना करेगा। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार जो उनको स्कोर मिलता है HDI के संदर्भ में, जो स्कोर मिलता है वह स्कोर हमने बताया कि 0 से 1 के बीच में होता है
और यह स्कोर 1 के जितना करीब होता है तो माना जाता है मानव विकास के संदर्भ में उस देश का प्रदर्शन उतना ही अच्छा है। और यह स्कोर इन तीनों जो पिछले 3 सूचक हमने बताए थे, इन तीनों सूचकों के आधार पर जो सम्मिलित स्कोर बनता है वह 0 के जितना करीब होता है, माना जाता है कि मानव विकास के संदर्भ में उस देश की उपलब्धियां उतनी ही कम हैं। यानी स्पष्ट हो जाने, ध्यान रखिएगा, स्कोर अगर 0 के करीब है तो उस देश का मानव विकास के संदर्भ में प्रदर्शन उत्तम नहीं है, और अगर स्कोर 1 के नज़दीक है तो उस देश का मानव विकास के संदर्भ में प्रदर्शन उत्कृष्ट कोटि का है। 0 से 1 के बीच में देशों को स्कोर प्रदान किया जाता है और इसी स्कोर के आधार पर उनको रैंकिंग यानी किस क्रम में वो आ रहे हैं, सर्वोत्तम से लेकर के निम्नतम तक उनको एक रैंकिंग प्रदान कर दी जाती है। तो यह सूचकांक यानी HDI देशों की उपलब्धियों को तो बताता है, लेकिन इसकी एक सीमा है कि देश ने क्या क्या अर्जित किया है ये तो यह बता देता है मानव विकास के संदर्भ में, परंतु यह नहीं बता पाता है कि कौन सा देश क्या अर्जित नहीं कर पाया है। यानी मानव विकास के संदर्भ में अनुपलब्धियों का विवरण HDI नहीं दे पाता है, उपलब्धियों का ही विवरण यह दे पाता है। तो इस संदर्भ में यह मौन है। जैसे कुछ चर दिए हुए हैं आपकी किताब में, कार्टून था तो हमने सोचा इसको भी बता दिया जाए। जैसे सड़कों की लंबाई, अस्पतालों की संख्या या सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये कुछ ऐसे चर हैं जिनसे मापने की कोशिश की जाती है मानव विकास के संदर्भ को, और उनसे क्या प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। देखा जाता है कि संतुष्टि का क्या स्तर इससे नागरिकों को मिला है, उनको रोजगार में क्या अवसर मिला है, या उनके जीवन में कितनी प्रसन्नता आई है, या स्वास्थ्य उनका कैसा हुआ है। तो उधर आपके चर हैं या संकेतक हैं, इधर आपकी उपलब्धियां हैं। तो इस प्रकार इन्हीं दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना ही मानव विकास की संकल्पना का है। तो हमने अभी बताया कि HDI यानी मानव विकास सूचकांक देशों की उपलब्धियों को तो बताता है, परंतु अनुपलब्धियों को नहीं बता पाता है। यानी देश किस सीमा तक क्या अर्जित नहीं कर पाए हैं, इसको HDI नहीं बता पाता है। तो देशों के विकास में यानी मानव विकास में रह जाने वाली कमी को ज्ञात करने के लिए हम एक नए सूचकांक की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसका भी विकास UNDP ने ही किया है, जिसको कहते हैं मानव गरीबी सूचकांक, HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। HPI जो होता है यह मानव विकास में कमी को मापता है, HDI मानव विकास में प्राप्ति को मापता है, HPI मानव विकास में कमी को मापता है। यह निम्न सूचकांकों को ध्यान में रखता है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स तैयार करते समय UNDP निम्न 4 सूचनाओं को ध्यान में रखता है। कौन कौन सी है वो? पहली है 40 वर्ष तक जीवित न रह पाने की संभावना। ध्यान दीजिएगा, जीवित न रह पाने की संभावना। जबकि HDI क्या देखता है? जीवन प्रत्याशा, यानी कितने समय तक जीवित रह पाने की संभावना है। देखिए दोनों विरोधी हो गए। उसी तरह से प्रौढ़ निरक्षरता दर पे ध्यान देता है मानव गरीबी सूचकांक, प्रौढ़ निरक्षरता दर, जबकि HDI प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात। देखिए ये कमी को मापने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह से HPI की गणना करते समय स्वच्छ जल तक पहुंच रहित लोगों की संख्या, यानी आबादी की कितना प्रतिशत हिस्सा है जिसके पास आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। उसी तरह से यह भी देखने की कोशिश करता है कि अल्प भार वाले शिशुओं की संख्या क्या है। जितने भी शिशु हैं किसी भी राष्ट्र में, उसमें शिशु, बालक, बच्चे कितने शिशु ऐसे हैं जो अल्प भार वाले हैं, यानी वो कुपोषण का शिकार है। तो यानी कुपोषण, स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं होना, अशिक्षा और जीवन संभाव्यता का कम होना, यह गरीबी के सूचक होते हैं। और इस तरह से मानव गरीबी सूचकांक तैयार करता है UNDP। तो HDI और HPI दोनों UNDP तैयार करता है। आगे आइए, जैसे जैसे अध्ययन की विधियां विकसित हुई, कुछ अन्य सूचकांक भी विकसित हुए हैं, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक, यानी यह देशों के बीच में या पूरी दुनिया के देशों में यह मापने की कोशिश करता है कि कितनी स्वतंत्रता है, राजनीतिक गतिविधियों में नागरिक और अन्य संगठन किस हद तक स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिभाग कर पा रहे हैं।
तो इसको राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक से मापा जाता है। उसी तरह से भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये इन दिनों बहुत प्रचलित है, जिससे यह जानने की कोशिश की जाती है कि देशों के बीच में भ्रष्टाचार को लेकर के कैसी समझ है, भ्रष्टाचार शब्द का क्या मायने है और भ्रष्टाचार को लोग किस रूप में देखते हैं। तो भ्रष्टाचार के जैसे संवेदनशील मसले पर भी सूचकांक तैयार करने का प्रयास किया जाता है, जिसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। एक ऐसा ही सूचकांक है लिंग अंतराल सूचकांक। यह सूचकांक ये जानने की कोशिश करता है कि लोगों के अवसर या उनके विकल्पों की उपलब्धता में कहीं लैंगिक आधार पर तो कोई भेद नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीवन के मानव विकास के जो तमाम पहलू हैं उसमें लिंग आधारित भेदभाव हो रहा है। लिंग आधारित भेदभाव का तात्पर्य है स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव। तो लिंग अंतराल सूचकांक इस आधार पे देशों का प्रदर्शन जानने की कोशिश करता है। आगे आइए, बढ़ते हैं, यहीं पे भूटान की कहानी जरा देखते हैं कि भूटान की कहानी क्या है। तो भूटान एक छोटा सा देश है, भारत का एक पड़ोसी देश भी है, जिससे हमारे मित्रवत संबंध भी हैं। भूटान की चर्चा यहां पे मैं इसलिए कर रहा हूं कि भूटान दुनिया का एक अनूठा देश है, जिसने अपने देश में विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय की बजाय या प्रति व्यक्ति आय की बजाय सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को आधार बनाया। आमतौर पे देशों की राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास की गणना हम करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसे आर्थिक चरों के आधार पे, परंतु भूटान ने अपने देश के विकास को मापने के लिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसी एक नवीन संकल्पना का प्रवेश किया और उसके आधार पर अपने देश के विकास को मापने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाले नुकसान के संदर्भ में मापने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, पर्यावरण और हमारी सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता है। तो अगर कोई भी विकास जो हमारे पर्यावरण, सांस्कृतिक मूल्यों को या आध्यात्मिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा भूटान ने माना। और अगर किसी भी आर्थिक विकास या भौतिक विकास के वजह से पर्यावरण या हमारे उनके सांस्कृतिक मूल्यों या आध्यात्मिक सक्रियता में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो वह उस हद तक उस विकास को कम कर देते हैं, उस विकास की गणना में उसको घटा देते हैं। तो ये है भूटान की कहानी। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आते हैं एचडीआई की कुछ अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की ओर और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एचडीआई के आधार पे देशों का प्रदर्शन कैसा है, उनका क्रम कैसा है। तो अंतर्राष्ट्रीय की जब आप एचडीआई की जब आप अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करते हैं तो कुछ रुचिकर परिणाम मिलते हैं, कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आते हैं। एक तथ्य ऐसा ही है कि किसी देश या किसी प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। सामान्यतः हम जानते हैं, या सामान्यतः यह माना जा सकता है कि अगर किसी देश का आकार बड़ा है या किसी प्रदेश का आकार बड़ा है तो वहाँ विकास भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे। इसी तरह से यह भी माना जा सकता है कि अगर किसी देश या प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वह मानव के विकास को लाने में सक्षम होगी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय तुलना हमें यह बताती है कि ऐसा हमेशा हो यह जरूरी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपेक्षाकृत निर्धन और छोटे देशों ने अपने संपन्न और बड़े पड़ोसी देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है जहां तक मानव विकास की बात है। तो इसको एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, भारत का एक पड़ोसी देश है, परंतु एचडीआई का जब आप प्रदर्शन देखते हैं तो श्रीलंका ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मानव विकास के संदर्भ में श्रीलंका का प्रदर्शन भारत से अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि आकार बहुत छोटा है। उसी तरह से आप देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय का उदाहरण ले सकते हैं कि पंजाब और केरल भारत के दो राज्य हैं। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है केरल की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में, लेकिन मानव विकास सूचकांक के जो चर हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब के संदर्भ में आप देखेंगे तो केरल का प्रदर्शन पंजाब से फार बेटर, बहुत अच्छा है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा देश किसी बड़े देश से बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, या अपेक्षाकृत निर्धन यानी कम प्रत्येक व्यक्ति आय वाला देश या प्रदेश अपने
अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले प्रदेश या देश से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो। ये निर्भर करता है सरकारों की और नीति निर्माताओं की प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर उन्होंने मानव विकास के सूचकांकों पे ज़्यादा प्राथमिकता दी है तो निश्चित रूप से नीतियों का प्रभाव उस देश के मानव विकास में परिलक्षित होगा। आइए अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार देशों को उनके मानव विकास सूचकांक में प्रदर्शन के आधार पर देखेंगे कि कौन सी कोटियां हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसी 4 कोटियां बनाई गई हैं। आप यहाँ 2 कोटियों का अध्ययन करेंगे कि यहाँ 4 टेबल में 4 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में मानव विकास का स्तर दर्शाया गया है, दूसरे में उनका HDI यानी मानव विकास सूचकांक दर्शाया गया है, तीसरे में दिखाया गया है ऐसे देशों की संख्या कितनी है जो इस कोटि में आते हैं और इनकी कुछ विशेषताओं को यहाँ हाईलाइट किया गया है, उकेरने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोटि जो मानव विकास के स्तर की है वो है अति उच्च। अति उच्च में मानव विकास सूचकांक का स्तर 0.800 से ऊपर होता है। ऐसे देशों को सम्मिलित करते हैं जिनका HDI स्कोर 0.800 से ऊपर होता है और ऐसे देशों की संख्या दुनिया में 59 यानी 59 है। उसी तरह से दूसरी कोटि जो मानव विकास के स्तर को दर्शाती है वो है उच्च यानी हाई। हाई में HDI होता है 0.701 से लेकर 0.799 तक उच्च में रखते हैं और ऐसे देशों की संख्या है 53 यानी 53। अब ये अति उच्च और उच्च ये लगभग इनकी विशेषताएं कमोबेश एक ही जैसी होती हैं, इसलिए इनकी संयुक्त या सम्मिलित विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। तो आप देखिए इन देशों में सामाजिक खंड पे बहुत अधिक निवेश हुआ है, यानी सरकारों की नीतियां ऐसी रही हैं कि सामाजिक सुविधाओं में जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन साधनों का, साफ सफाई की व्यवस्था इत्यादि सामाजिक सेवाओं पर बहुत अधिक व्यय हुआ है। तो सामाजिक खंड में बहुत अधिक निवेश किया गया है इन देशों में। इसके अलावा यहाँ सुशासन देखा जाता है, भ्रष्टाचार की कमी मानी जा सकती है और सरकारी नीतियों का या योजनाओं का कुशलतापूर्वक अनुपालन किया जाता है। तो यह सुशासन को दर्शाता है। ऐसे देशों में सुशासन भी देखा जाता है और इनमें से अनेक देश जो हैं पूर्व में साम्राज्यवादी शक्तियां रह चुके हैं। आप पिछले 200-300 सालों का इतिहास आपने अभी पिछले वर्ष भी पढ़ा था और इतिहास की पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में। तो आपको पता है कि साम्राज्यवादी देशों ने दुनिया भर में अपने उपनिवेश कायम किए थे। तो ये इस कोटि में आने वाले देश ज़्यादातर ऐसे ही साम्राज्यवादी देश रहे हैं अभी हाल फिलहाल तक। यहाँ सामाजिक विविधता भी कम है, यानी प्रजाति या जाति या निर्जातीय समूहों के आधार पर अलग अलग गुट कम दिखते हैं, अलग अलग समूह कम दिखते हैं, यानी विविधता भी कम है। यहाँ का समाज ज़्यादा बटा हुआ नहीं है जातियों और उपजातियों में या निर्जातीय समूहों में, तो विविधता भी कम है। इनमें से अधिकतर देश यूरोप में स्थित हैं और औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था और ये उच्च औद्योगिकृत देश है जहाँ औद्योगिक उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, प्राथमिक क्रियाएं अपेक्षाकृत कम महत्व रखती हैं। तो ये औद्योगिकृत विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ गैर यूरोपीय देशों ने भी इस श्रेणी में यानी उच्च और अति उच्च वाली कोटि में अपना स्थान बनाया है। उनके नाम दिए गए हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ताइवान नहीं, हांगकांग और न्यूजीलैंड। ये एशियाई देश हैं और इन एशियाई देशों ने, एशियाई या ऑस्ट्रेलियाई सब कॉन्टिनेंट के देश हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं। तो ये सब जो हैं माने यूरोप के बाहर के देश हैं जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी कोटि की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पे मैं आपको बता दूं दुनिया के HDI, चूंकि उच्च और अति उच्च की बात हो रही है तो यहाँ पे हम पहले देख लें दुनिया के 10 जो सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले देश हैं HDI के संदर्भ में। जैसे नॉर्वे जिसका HDI स्कोर सर्वोत्तम है, दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। तो ये 10 देश हैं जिनका HDI में सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरी कोटि की तरफ। जो दूसरी कोटि है वो मध्यम मानव विकास के स्तर वाले देशों की है, जिसमें मानव विकास सूचकांक
या मानव विकास सूचकांक का स्कोर जो है इनका 0.550 से लेकर के 0.700 तक होता है और ऐसे देशों की संख्या है 39। ध्यान दीजिएगा, ये सारे आंकड़े मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार हैं। अब हो सकता है इन आंकड़ों में बदलाव आ जाए, तो आप मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के संदर्भ में ही इन आंकड़ों को देखिएगा। आइए देखते हैं इन देशों की क्या विशेषता है। तो ये जनसंख्या के विशालतम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा लोग निवासित हैं। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन देशों में रहता है और इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। इसके पहले ये उपनिवेशीकरण का शिकार थे और जैसे ही उपनिवेशीकरण का दौर खत्म हुआ तो इनको आज़ादी मिली और ये पिछले 50, 60 या 70 सालों में इन्होंने विकास की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता प्रारंभ की है। तो अपेक्षाकृत देर से इन देशों में विकास की गति आई है, तो इस वजह से इनको थोड़ा कम समय भी मिला है। इसमें पूर्व सोवियत संघ के कुछ देशों को भी शामिल किया गया है, जिनको राष्ट्रकुल के देश भी कहते हैं। तो सोवियत संघ का विघटन आपको पता है 1991 में हुआ था, तो उसके बाद जो उससे संबद्ध देश थे जो अलग हुए हैं, तो उनको भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है। यहाँ पे इन देशों में सामाजिक विविधता भी बहुत ज़्यादा है, यानी नस्लीय आधार पे, जातीय आधार पे या उपजातीय आधार पे या सांस्कृतिक और निर्जातीय समूहों के आधार पर यहाँ बहुत विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत को ही आप ले सकते हैं। आप अच्छी तरह परिचित हैं कि भारत में तरह तरह के निर्जातीय समूह हैं, कई तरह के भाषाई समूह हैं, कई तरह की जातियां हैं, कई तरीके की उपजातियां हैं, तो एक बटा हुआ समाज है। तो ये विविधता जो होती है मानव विकास में भी विविधता उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार ये जो सामाजिक विविधता अधिक है, यह भी इनके अभी मध्यम मानव विकास के स्तर वाले देशों में होने का एक प्रमुख कारण है। और ये ऐसे देश हैं जो अभी हाल फिलहाल तक जहाँ पे राजनीतिक परिपक्वता नहीं आई थी, राजनीतिक प्रणालियों में उथल पुथल बनी रही, शासन सत्ताएं बदलती रहीं, राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है। कुछ देश ऐसे भी हैं जो गृह युद्ध की चपेट में रहे हैं। गृह युद्ध का मतलब होता है अपने देश के ही नागरिक आपस में युद्धरत हो जाएं, अलग अलग समूह या संघर्षरत हो जाएं, वो गृह युद्ध की दशा होती है। तो इन देशों में हाल फिलहाल तक ये गृह युद्ध की स्थितियां भी देखी गई हैं और विद्रोह का भी इन्होंने सामना किया है। तो यानी तरह तरह की चुनौतियों से जूझते हुए ये देश आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे आइए, तीसरी कोटि में हम देखेंगे मानव विकास का स्तर निम्न, मानव विकास सूचकांक 0.549 से कम, देशों की संख्या 38 और इनकी विशेषताएं ये है कि अधिकांशतः छोटे देश हैं, राजनीतिक उपद्रव और गृह युद्ध से ग्रस्त हैं, अकाल बीमारियों की चपेट में रहे हैं और यहाँ पे सुविचारित नीतियों के माध्यम से तत्काल समाधान की आवश्यकता भी है। तो छोटे देश हैं, राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित हैं, अकाल बारंबार यहाँ आते हैं बीमारियों से, यानी विकास की प्रक्रिया में काफ़ी पीछे छूटे हुए हैं प्रारंभ से भी और अभी भी ये काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो ये निम्न मानव विकास वाले देश हैं। आगे आइए, जो आप सामने मानचित्र है, इसमें आप गहरे रंग, हरे रंगों का प्रयोग है, गहरे हरे रंग और क्रमशः फिर हल्के हरे रंगों का प्रयोग है। आप बड़ी सरलता से देख सकते हैं कि गहरे हरे रंग जो लगभग काले जैसे हैं, वहाँ पे उच्च मानव विकास है, जबकि हल्के रंगों से प्रदर्शित विश्व के हिस्से में आप देख सकते हैं यहाँ कम मानव विकास है। तो आप देखिए, यूरोप, खासतौर पे पश्चिमी यूरोप और यूरेशिया का हिस्सा, उत्तरी अमेरिका का कनाडा, यूएसए और लगभग मैक्सिको भी हल्के हरे रंग में है, लेकिन अपेक्षाकृत गहरे रंग में है। दक्षिणी अमेरिका के तमाम देश हैं। इसी तरह से एशिया का हिस्सा, जो पूर्वी एशिया का, ये क्रमशः गहरे हिस्से हैं, गहरे रंगों से दर्शाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो ये गहरे रंगों से दर्शाए गए हिस्से जो है उच्च मानव विकास वाले हिस्से हैं, जबकि क्रमशः हल्के रंगों से दर्शाए गए जो दुनिया के हिस्से हैं वो निम्न मानव विकास वाले क्षेत्र हैं। आगे आइए, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जरा सा हम ठहरते हैं और देख लेते हैं एचडीआई में भारत और पड़ोसी देशों की क्या दशा है। आप यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था, जबकि 2018 में यह और नीचे 130वें स्थान पे पहुंच गया। यानी उम्मीद करते थे
कि ये मानव विकास सूचकांक में भारत का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन उसके उलट पिछले 12-14 सालों में भारत का प्रदर्शन गिरा है। ये चिंताजनक स्थिति है या संतोषजनक स्थिति तो नहीं है। जबकि भारत के कुछ पड़ोसी देशों का उदाहरण है, जैसे श्रीलंका है। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है भारत और उसके पड़ोसी देशों में। उसी तरह से जीवन प्रत्याशा भी श्रीलंका की सर्वोत्तम है। विद्यालयी औसत आयु, उसमें भी श्रीलंका का प्रदर्शन सर्वोत्तम है। और विश्व में मानव विकास सूचकांक में एसडीआई में क्रमांक आप देख सकते हैं, श्रीलंका 76वें स्थान पर है एसडीआई की तुलना में, जबकि भारत 130वें स्थान पर है। म्यांमार का प्रदर्शन और बुरा है, 148वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान दुनिया में 150वें स्थान पर है। नेपाल 149वें और भारत बांग्लादेश 136वें स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका का प्रदर्शन सर्वोत्तम है, जबकि भारत का प्रदर्शन उससे थोड़ा बेहतर है, थोड़ा कम बेहतर है, लेकिन अपने शेष पड़ोसियों से भारत का प्रदर्शन बेहतर है। हालांकि भारत के आकार को और इसकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका की तुलना में भारत का एसडीआई में प्रदर्शन अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है? तो इसकी क्या वजह हो सकती है? या आप गृहकार्य मान करके इस प्रश्न का उत्तर अपने गुरुजी से या अपने सहपाठियों से इस पर चर्चा करें और इसको ज्ञात करने की कोशिश करें। आगे आइए बढ़ते हैं। तो निष्कर्ष आ गए कि मानव विकास की तुलनाओं से स्पष्ट होता है कि मानव विकास के स्तर का देशों की संस्कृति या धर्म से लेना देना नहीं होता है। इसके अलावा सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा संसाधनों एवं विकास के लाभों का वितरण भी समान होना चाहिए। आगे आइए, अब हम लोग कुछ गृहकार्य की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, एचडीआई की गणना में निम्न में से किस सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता? ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात, राजनीतिक स्वतंत्रता। उसी तरह दूसरा प्रश्न है, मानव गरीबी सूचकांक कौन तैयार करता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार सर्वोच्च मूल्य वाला देश कौन सा है? 4 विकल्प हैं। चौथा प्रश्न है, भूटान ने देश की प्रगति का आधिकारिक माप क्या बनाया है? 4 विकल्प हैं। आगे आइए, अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आप 1 वाक्य या 30 शब्द में दे सकते हैं। 5 प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, तथाकथित निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की क्या विशेषताएं हैं? तीसरा प्रश्न है, क्या देश के आकार और मानव विकास के स्तर में कोई निश्चित संबंध होता है? चौथा प्रश्न है कि मानव विकास के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी देशों से कमजोर क्यों है? और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। उच्च और अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की विशेषताएं बताइए, इसके लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इस प्रकार यह प्रसारण हमारा समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।